नमस्कार, मैं रविश कुमार। यह दिन दहाड़े लूट है, लूट पर पर्दा डालने के लिए लूट है। जाहिर है, जैसे ही भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, उन सभी की आशंकाएं सच साबित होने लगी कि इसका भी हाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जैसा कर दिया जाएगा। समय लेते लेते इसका भाप निकाल दिया जाएगा। स्टेट बैंक की याचिका आते ही बैंक के तमाम दावों को लोग चुनौती देने लगे। किस लिए इतना समय मांगा जा रहा है, पूछने लगे। 6 साल से अधिक समय के दौरान बीजेपी को किस किस ने चंदा दिया और बदले में उसे क्या क्या मिला, यह क्यों नहीं बताया जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि स्टेट बैंक ने अपने हलफनामे में बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने दान दिया, किसे पैसा मिला, इसकी सारी जानकारी सीलबंद लिफाफे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई ब्रांच में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को बैंक ने लिखकर दिया है, फिर उसे 4 महीने क्यों चाहिए, यह बताने के लिए कि 22,217 बॉन्ड किसने खरीदे और किसने भुनाए। सुहास पालिशकर ने लिखा है कि समय सीमा के खत्म होने से एक दिन पहले कोर्ट जाकर एसबीआई ने चतुराई दिखाई है। ठीक एक दिन पहले जाने से एक तरह से इसका फैसला हो चुका है। कोर्ट एसबीआई के अधिकारियों को जेल तो भेजने से रहा, बस डांट लगा दी जाएगी। सीताराम येचुरी सीपीएम नेता ने नितिन सेठी की नवंबर 2019 की हफ पोस्ट में छपी रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया। लिखा है कि उस रिपोर्ट में आरटीआई दस्तावेजों का अध्ययन कर बताया गया था कि एसबीआई के पास इस बात की सारी जानकारी है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। हर बॉन्ड पर एक कोड होता है जिससे उस बॉन्ड के लेन देन से जुड़ी सारी जानकारी जमा की जा सकती है। नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस प्रक्रिया को वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नियमों के तहत अगर जांच एजेंसियां जानकारी मांगे तो एसबीआई को सारी जानकारी देनी होगी। तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने कहा है कि ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो वह अभियुक्त को 14 दिनों की हिरासत में रख सकती है। अधिक से अधिक 24 घंटे से भी कम समय में बैंक अभियुक्त के सारे वित्तीय लेन देन के डिटेल भेज सकता है। इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं होती। फिर स्टेट बैंक 21 दिनों के भीतर जानकारी क्यों नहीं दे सकता? उसके पास सिस्टम है जिससे चंद दिनों के भीतर यह सब किया जा सकता है। एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि यह एक दिन से ज्यादा का काम नहीं है। हमारे लोकतंत्र और संस्थानों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। कई लोग फैसले के समय के अपने पुराने ट्वीट साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी सही निकली। एसबीआई ने कोर्ट से और समय मांग लिया। लोगों ने लिखा है कि ये वही बैंक है जिन्होंने नोटबंदी के समय बिजली की गति से अपने कर्मचारियों की जान लेकर भी काम पूरा किया। उस समय तो एसबीआई ने सरकार से और समय नहीं मांगा, जबकि हजारों करोड़ के कैश का लेन देन था। इस बार किसी को उतना काम करने की जरूरत भी नहीं, फिर क्यों एसबीआई को 136 दिन चाहिए? किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सभी को इंतजार था कि 160 अरब के इस फ्रॉड की पोल अब खुल जाएगी। चंदा देकर धंधा करने वालों के नाम आपके सामने होंगे, मगर अब सब कुछ अधर में लटक गया है। इस चुनाव में अगर 16,000 करोड़ के फ्रॉड की चर्चा नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है कि इन तरकीबों के जरिए मोदी सरकार को बचाने का रास्ता निकाला गया है। इस पूरे मामले में अपनी आरटीआई से सबकी पोल खोल देने वाले रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा का सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा हिसाब किताब रखने के लिए स्टेट बैंक ने काफी पैसे खर्च किए और एक सिस्टम तैयार किया। उनके पास तो आरटीआई से इसकी जानकारी है कि इस तरह के आईटी सिस्टम बनाने के लिए एसबीआई ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की। फिर भी यह सिस्टम 22,217 बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 136 दिनों का समय मांग रहा है। जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है उससे 22,000 के करीब है, और टोटल पॉलिटिकल पार्टी जो आज एलिजिबल है वो सिर्फ 25 है। हमारा जो आरटीआई से डेटा आया तो 25 पार्टियों का जो इसमें बांटा गया है वो कोई मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात तो इन्होंने इतने प्रोफिशिएंट थे कि जैसे ही सेल खत्म होती थी उसके 24 घंटे का बाद ही पूरी कौन सी ब्रांच में कितने पैसे बिके, कितने नंबर के 1 करोड़ के थे, कितने 1 लाख के थे, कितने 10, वो भेज दिया जाता था 24 घंटे। इसके मतलब सिस्टम है। परंतु मुझे अचंभा, अगर सरकार आती तो मुझे कोई अचंभा ना होता, बट स्टेट बैंक से ये सुनना जो काफी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे थे कि नहीं हो सकता, और वो समय मांग रहे हैं, वो ऐसा समय मांग रहे हैं जो इलेक्शन के बाद का समय होगा। इससे साफ पता चलता है कि वो चाहते हैं कि इसका समय गेन किया जाए और जो उसका फैसला वो अगली सरकार करे।
तो होल पर्पज इसका खत्म हो जाता है। और दूसरा बात है, जो इन्होंने सिस्टम बनाया था और जैसे जवाब आते थे, जो आज सेल खत्म होती थी अगले दिन इसकी चिट्ठी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेज दी जाती थी कंप्लीट डेटा के पास। तो ये सही नहीं है उनका कहना। ये एक तरीके का मुझे लगता है कि एक पच नहीं रहा जो उन्होंने कहा। 22,217 बॉन्ड हैं। बॉन्ड खरीदने वाले और प्राप्त करने वाली दो अलग अलग सूचियां होती हैं, यानी कुल 44,434 सेट। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 21 दिनों का समय मिला। 6 मार्च तक इसकी जानकारी देनी थी। ऐसा क्या है कि 21 दिनों में जानकारी नहीं दी जा सकती? और यह 136 दिन नहीं है, इसमें पहले के 21 दिन जोड़ लें तो स्टेट बैंक को 157 दिन चाहिए। फैसले से लेकर 4 मार्च को आवेदन दायर करने के बीच 17 दिन तो बैंक को यही समझने में लग गए कि वो जानकारी नहीं दे सकता। क्यों नहीं? स्टेट बैंक के पास सारा कुछ तैयार हो सकता है। अगर बैंक को और विस्तार मिलता है, समय सीमा बढ़ा दी जाती है, तो जनता कहेगी ही कि सुप्रीम कोर्ट ने चोरी तो पकड़ ली, मगर बैंकों ने बचाने का रास्ता निकाल लिया। न्यूज मिनट एक छोटा न्यूज संगठन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी छोटी सी टीम ने जो जानकारी हासिल की, उससे साफ होता है कि बैंक 136 दिन मांग रहा है, वो ज्यादा है और बहानेबाजी से कुछ और नहीं। न्यूज मिनट ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि करीब 30 ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहां ईडी और आईटी का छापा पड़ा। छापा पड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा दिया। इन 30 में से 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापा पड़ने के बाद बीजेपी को 187 करोड़ का चंदा दिया। पहले ये बीजेपी को चंदा नहीं देती थी। यही नहीं, इन 23 कंपनियों में से कम 4 ऐसी हैं जिन्होंने कार्रवाई के 4 महीनों के भीतर कुल 9 करोड़ रुपए का चंदा दिया। न्यूज मिनट की धन्या राजेंद्रन और राग मलिक कार्तिकेयन की यह रिपोर्ट अगर इतनी जल्दी आ सकती है, तब स्टेट बैंक क्यों नहीं बता सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा चंदा हथियाने का यह रास्ता भी पकड़ा गया। इस मामले में याचिकाकर्ता और एडीआर के जगदीप चोकर ने कहा है कि हैरानी की बात है कि आज के समय में भी फिजिकल रूप में डेटा को स्टोर किया जा रहा है। हर दाता की जानकारी बिना डिजिटल रिकॉर्ड के मुंबई भेजी जा रही थी। दूसरी तरफ 29 में से अधिकृत कोई एक शाखा बॉन्ड की राशि राजनीतिक दल के खाते में डाल देगी, वो भी बॉन्ड बेचने वाली ब्रांच या मुंबई वाली ब्रांच से जानकारी लिए बिना। ये बहुत ही आश्चर्यजनक याचिका है। अगर आप याचिका को ठीक से पढ़ें, जरा गौर से पढ़ें, तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य नजर आते हैं जिनको देखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ने यह कहा कि हम इसमें से बहुत सी सूचना फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, डिजिटल फॉर्म में नहीं रखते हैं। यानी कि कंप्यूटर में वो सूचना नहीं है, वो जो दस्तावेज कागज़ के हैं उन्हीं में है। और दूसरी बात ये कही गई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की सूचना है, केवाईसी पर्टिकुलर्स हैं, वो एक जगह हैं, और जिसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने अकाउंट में जमा करवाया है उसकी सूचना दूसरी जगह है। और वो दोनों हाथ से लिखे हुए दस्तावेज हैं, कंप्यूटराइज नहीं हैं, इसलिए उनको मिलाने में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि ये सारे दस्तावेज उनकी मेन ब्रांच मुंबई में अवेलेबल हैं, इसलिए शायद उतनी देर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये मानना कि आजकल के युग में सूचना डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में नहीं है, सिर्फ हाथ से लिखे हुए कागजों पे है, ये बहुत मुश्किल है इसको यकीन करना। दूसरी बात जो कि और भी बहुत चिंताजनक है वो ये है कि उनकी याचिका को पढ़ के जो पैराग्राफ 11 और 12 में उन्होंने लिखा है, ये लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल एक इलेक्टोरल बॉन्ड किसी अपने अकाउंट में जमा करवाता है तो उसका पैसा बिना ये तफ्तीश किए या तस्दीक किए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाकई में असली है और ये कहीं स्टेट बैंक से ही खरीदा गया था या किसी ने अपने आप बना के दे दिया है, इसके बारे में कोई चेकिंग नहीं होती। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इससे ये लगता है कि स्टेट बैंक का जो आंतरिक काम करने का तरीका है उस पर इसके बारे में बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। तो स्टेट बैंक को 17 दिन लगे ये पता लगाने में कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं टाइम पे, तो ये ज़रा बहुत ही अचंभे वाली बात है। और इसको सुप्रीम कोर्ट माने न माने ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अपने पूरे कार्यवाही को डिजिटल बना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डिजिटली काम करने में कितना टाइम लगता है, क्या होता है। सोचिए अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सारी जानकारियां 15 मार्च तक आपके सामने आ जाएं, तो क्या कुछ जानने को मिलेगा? कितनी कंपनियों के कारनामे आपके सामने होंगे? उद्योगपतियों या किसी एक या दो उद्योगपति के सारे राजनीतिक रिश्ते आपके सामने होते। चुनावी चंदे का सारा धंधा और उसका बही खाता खुल जाता। क्या बैंक इन बहानों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश को किनारे कर रहा है? क्या कोर्ट को नहीं दिखेगा कि यह बहानेबाजी है? स्टेट बैंक को समय दिया गया तो जनता में संदेह बढ़ेगा। साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, किसे बचाने का प्रयास है। ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वे उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जिसका इस्तेमाल एसबीआई करती रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, किसी को हाथ से मिलान करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर से ही यह काम हो सकता है। विडंबना यह है कि एसबीआई जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के आधार पर 136 दिन मांगे हैं। बैंक का कहना है चुनावी बॉन्ड की डीकोडिंग और दानकर्ता का दान मिलाने की प्रक्रिया जटिल होगी। शाखाओं में खरीद का विवरण एक जगह नहीं होता है, दो अलग अलग स्थानों में रखा जाता है ताकि दानदाता का नाम किसी को पता ना चले। सौरभ दास जो पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि सारा डेटा डिजिटल ही रखा जाता है। चंदा देने वालों का और जिसे मिलता है उसकी जानकारी का डेटा अगर डिजिटल है तो बैंक को जमा कर मिलान करने में 136 दिन क्यों चाहिए? कंप्यूटर से मिलान हो सकता है और यह चंद घंटों की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम सहमति का फैसला था, यानी बेंच के सभी सदस्यों ने माना कि यह असंवैधानिक है और फ्रॉड है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले महीने सर्वसम्मति से इस योजना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को फ्रॉड कहा, इसकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी। अब जब इसे सार्वजनिक करने का आदेश हो गया है, तब स्टेट बैंक को तुरंत जानकारी देनी चाहिए। डेडलाइन से 2 दिन पहले बैंक ने अपील दायर की है। इसका मतलब है नीयत ठीक नहीं लगती है। तमिलनाडु के मंत्री डॉक्टर पी त्यागराजन ने सवाल किया है कि क्या स्टेट बैंक 3 हफ्ते में यह जानकारी नहीं दे सकता? यह शर्मनाक झूठ है। यह अपने आप में त्रासदी है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक ऐसा कह रहा है और कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। को बात पच नहीं रही है कि 136 दिन लगेंगे और चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने नहीं आ पाएगा। क्या ये सारे चेहरे बचा लिए जाएंगे? कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने भी कुछ सोच समझकर 21 दिनों का समय दिया होगा। इतना लंबा समय लगा है इसकी सुनवाई में, तो अदालत ने भी इसके सिस्टम को ठीक से समझा होगा। तब स्टेट बैंक 21 दिनों की समय सीमा का पालन क्यों नहीं कर रहा है? बीजेपी को 6,500 करोड़ का चंदा मिला है।
यह पैसा किसने दिया, पैसे देने वाले को बदले में सरकार ने क्या क्या दिया, यह सब आपके सामने आ सकता था। तमाम आंकड़े बताते कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को ही सबसे अधिक फायदा हुआ है, उसे ही ज्यादा धन मिला। एडीआर ने अपने अध्ययन में बताया है कि केवल 2022-23 में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं उसका करीब 77% हिस्सा यानी 100 में 77 रुपया बीजेपी को मिला है। 3076 करोड़ का बॉन्ड बिका, 2360 करोड़ अकेले बीजेपी को मिला, कांग्रेस को 452 करोड़। यह अंतर बता रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों के बीच पैसे की खाई कितनी गहरी हो गई है, मुकाबला कितना गैर बराबरी का हो गया है। कोई भी दल बीजेपी की आर्थिक ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। जब फैसला आया था, कपिल सिब्बल ने सही कहा था, फैसले के दिन विपक्ष को इसे जनता के बीच ले जाना चाहिए। विपक्ष भी लगता है भूल गया। गौर से देखिए कितनी ही रैलियां हुई, किस रैली में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को प्रमुखता से उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2-3 दिन के बाद इस मामले को लेकर चुप्पी पसर गई। सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी देखी। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि तो कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। आम आदमी की सारी जानकारी बैंक के पास है, और जानकारी मिल जाए, बैंक तरह तरह की जानकारियां मांग रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को चुनौती देने वालों ने हार तोड़ मेहनत की, कई साल इंतजार किया, जानकारियां जुटाई। उनकी मेहनत पर पानी फिरने जैसा लग रहा है। जनता के बीच यह मामला अभी ही नहीं पहुंच पा रहा है। अखबारों और गोदी चैनलों ने इसे रूटीन खबर की तरह निपटा दिया। जनता के बीच इसे ले जाने का एक ही माध्यम बचा था और वह था चुनाव। सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। क्या अदालत से स्टेट बैंक को राहत मिल जाएगी? याद रखिएगा, यह राहत बैंक को नहीं मिलेगी, उन्हें मिलेगी जिन्होंने इस बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ का खेल खेला है, हजारों करोड़ का चंदा हासिल किया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।